इस वीडियो में जो हमें चैप्टर कवर करना है उस चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी वेटेज भी एग्ज़ाम में करीबन 8 नंबर की है शायद। इसकी भी वेटेज एग्ज़ाम के अंदर आपकी 8 नहीं 6 नंबर की है। 6 मार्क्स की एक लौता चैप्टर अपने आप में वेटेज रखता है। ठीक, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट बजट होता क्या है? गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होता है। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट showing estimated receipts and expenditure of government during a fiscal year। मतलब ये है, गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जो कि क्या शो करता है, हमें एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर शो करता है किसके? गवर्नमेंट के, ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। मतलब एक फिजिकल ईयर में, मतलब एक साल के अंदर। ठीक, अब इसको आसानी से कैसे समझ सकते हैं? इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा हमारे घरों में एक बजट तैयार किया जाता है, इसे मंथली बजट कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे घर के सारे खर्चे नोट डाउन किए जाते हैं, घर की इनकम्स नोट डाउन की जाती हैं, फिर उसके बाद उसमें से खर्चे करे जाते हैं। इनकम्स में से अगर पैसे बचते हैं तो उसे बैंक में सेव करने के लिए एट द मंथ एंड डाल दिया जाता है, और अगर पैसे कम पड़ जाते हैं तो बैंक से पैसे हम निकाल के ले आते हैं उन खर्चों को पूरा करने के लिए। ऐसे ही करीबन हमारा घर का बजट चलता है। जैसे हमारे घर के बजट में होता है कि घर की भाई इनकम आए, जिनके फादर बिजनेस में होंगे, जिनके सैलरीज में होंगे, एक इनकम जनरेट कर लो, मान लो कोई सी भी इनकम जनरेट होकर आई 1 लाख रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये। अब उसमें से तुम्हारी इस कोचिंग की फ़ीस जानी है, घर में जो वर्कर्स काम करने आते हैं, वर्कर्स मतलब इन द सेंस जो आपके एक तरीके से घर में मेड आती है, उसकी सैलरी वगैरह देनी है, या फिर जो घर के जनरल एक्सपेंसेस के खर्चे हैं वो करने हैं, घर का राशन वगैरह लेके आना है, घर के दूध वाले के पैसे देने हैं। ठीक है, ये सब बेसिक खर्चे होते हैं हमारे, जो हमारे घरों के होते हैं, हम उसको उसमें उस इनकम के थ्रू करते हैं। तो ये एक एस्टिमेट बना लेते हैं घर वाले कि भाई इस महीने इतने रुपए के खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, सैलरी आ गई खाते से इतने रुपए निकाल के ले आओ, या फिर बिजनेस है तो बिजनेस में अपने प्रॉफिट में से इतने रुपए की रिक्वायरमेंट है, इतने रुपए निकाल के ले आओ। तो ऐसा ही गवर्नमेंट बजट होता है। गवर्नमेंट बजट भी क्या होता है? एक एस्टिमेटेड होता है। ये अब नॉर्मल सी बात है, देखो जो भी हम खर्चे लगाते हैं वो हमेशा एस्टिमेटेड होते हैं घर में भी अपने। जैसे कि अब मान लो कोई फेस्टिवल आ रहा है तो हम थोड़े से खर्चों को बढ़ा देते हैं कि ऑन एन एवरेज ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़े इतने ज़्यादा पैसे हम बैंक से निकाल लेते हैं, अपनी सैलरी में से, या फिर अपने दुकान में से, अपने गल्ले में से, अपने बिजनेस में से, अपने प्रॉफिट में से निकाल के ले आते हैं। ये एस्टिमेटेड होते हैं। एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित होते हैं। ठीक, ये एस्टिमेशंस हैं। एस्टिमेशंस का मतलब जरूरी नहीं है कि जो हम इनकम सोच रहे हैं इतनी ही इनकम होगी, या हम ये सोच रहे हैं कि इतना ही खर्चा होगा तो इतना ही खर्चा होगा। ठीक, तो ये एस्टिमेटेड्स होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये एस्टिमेट्स होते हैं हमारे। ठीक, अब जैसे हमारे घर का बजट होता है वो तो बहुत ही छोटे स्केल पे हमने बात कर ली। जो गवर्नमेंट बजट होता है वो पूरे देश का बजट होता है। अब हमारे देश में 2 तरह की गवर्नमेंट है, ये हम लोगों को पता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इशू करती है या बनाती है, ठीक, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कह सकते हैं होता है किसका? हमारा, ये 1 नंबर के लिए ध्यान रखना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट of central government is known as यूनियन बजट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है, ये पूरे देश का होता है, इसे यूनियन बजट कहा जाता है। ठीक, ये कब आता है? तो जनरली फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में ये इशू किया जाता है। मोस्टली 1 से लेकर 4 तारीख के बीच में इशू हो जाता है फरवरी में।
अभी रिसेंटली होके चुका है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। ठीक, अब ये कहाँ होता है, तो इसे प्रेजेंट करा जाता है लोकसभा में प्रेसिडेंट के ऑर्डर से फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को। ये हमारा यूनियन बजट होता है। इस बजट के साथ अगर मैं बात करूँ, एक जनरल नॉलेज के लिए आपके फाइनेंस बिल भी लगा होता है। जितने भी आप पढ़ते हो कि इनकम टैक्स में चेंजेस आए हैं, उनको हम लीगल भाषा में कहते हैं अमेंडमेंट्स। जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं हमारे, अगर उनकी बात करी जाए तो वो हमारे इस फाइनेंस बिल के अंदर दे रखे होते हैं। मतलब हमारे इनकम टैक्स वगैरह में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो इस फाइनेंस बिल के अंदर होते हैं। ठीक, तो ये हमारा गवर्नमेंट बजट था। गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन थी। ये दो बातें इसके बारे में ख़ास तौर से ध्यान रखनी है इसके। ठीक, और अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं बजट के चैप्टर के थ्रू। तो बजट में अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। हमें बजट के ऑब्जेक्टिव्स को कवर करना है कि बजट के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत अच्छी किस्मत होती है 6 नंबर का ही मिलेगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको सेपरेटली पूछ लिया जाता है, तो उनको भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट में सबसे पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारे देश की जीडीपी का बढ़ना। ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? जीडीपी का बढ़ना। ठीक, अब जीडीपी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जीडीपी मतलब प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस पे डिपेंडेंट है? इन्वेस्टमेंट पे। अब इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो किस पे डिपेंडेंट है? सेविंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं है। हम लोग जो बैंक के थ्रू चैनलाइज होती हैं हमारी सेविंग्स, हाउस होल्ड सेविंग्स करता है बैंक्स उसी सेविंग्स का इस्तेमाल करता है, उन्हें चैनलाइज करता है इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, प्रोड्यूसर को देता है लोन की फॉर्म में, और प्रोड्यूसर उसे इन्वेस्ट करता है, उसी से जीडीपी बढ़ती है। तो ठीक, तो मतलब तो बजट का ऑब्जेक्टिव होता है, अगर हम बात करें आसान शब्दों में, सबसे बढ़िया मैं कहूँ तो देश के अंदर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की कंडीशंस को बढ़ाने के लिए होता है। तो पहला हमारा यही आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट में, आपके पास नोट्स में गिवन भी होगा। पहला ऑब्जेक्टिव यही लिखा हुआ है, द ग्रोथ ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो किसी भी देश की ग्रोथ होती है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। आपको पता है क्यों करती है। देयरफॉर बजट्स आर डिजाइन टू क्रिएट कंडीशंस फॉर इंक्रीज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इसलिए बजट को बनाया ही इस तरीके से जाता है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इस साल जो बजट आया, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो कहा जा रहा है उसमें 12 लाख रुपीज़ तक अगर आप अर्न करते हो तो नो इनकम टैक्स। पिछली साल तक यही क्राइटेरिया 6 लाख था। तो सरकार ने क्या किया, टैक्स का स्लैब बढ़ा दिया, नहीं बढ़ा दिया। मतलब क्या कर रही है सरकार? कह रही है कि और 6 लाख कमाओ तो हम तुम्हें इन टैक्स नहीं देना है। पहले 6 लाख कमाने से 6 लाख से ऊपर कमाते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब सरकार की कह रही है तुम ज़्यादा पैसे कमाओ, तुम ज़्यादा सेव करो, तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार सेविंग्स होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक, तो इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एक ऑब्जेक्टिव रखा जाता है हमारा, किसका? इकोनॉमिक ग्रोथ का। बजट के अंदर एक ऑब्जेक्टिव रखा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के थ्रू करी जाती है। तो बजट में हमेशा इनको इंक्रीज करने के लिए कंडीशंस क्रिएट करी जाती है। इसमें आप एग्जांपल में ये आप चाहो तो लिख भी सकते हो। दूसरा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब सरकार को क्या करना चाहिए। देखो, अगर हम देखें तो हमारे देश के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर मान लो ये हमारे देश के रिसोर्सेज हैं, ठीक, इन रिसोर्सेज में से एक बहुत बड़ा हिस्सा, अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही बड़ा हिस्सा किस सेक्शन के पास है? रिच सेक्शन के पास है। और बहुत ही छोटा हिस्सा किसके पास है? पुअर सेक्शन के पास है। रिच सेक्शन क्या करेगा? इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल प्रॉफिट मोटिव से करेगा, प्रॉफिट अर्न करने को करेगा। ठीक, तो सरकार का यहाँ पे यही ऑब्जेक्टिव होता है, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि रिसोर्सेज को रिच सेक्शन से एक तरीके से हम कह सकते हैं डाइवर्ट करके सोशल वेलफेयर की तरफ लगाना। ठीक, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं सरकार यहाँ पे सोशल वेलफेयर और
प्रॉफिट मोटिव, इन दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स के बीच में इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है। तो इसके भी में आप ये देख सकते हो, लिखा हुआ है आपके पास नोट्स में, 3 नंबर में दोनों सेपरेट पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना यही लाइनें लिखनी है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी गवर्नमेंट बजट का इज टू एलोकेट रिसोर्सेज इन सच अ वे सो दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन गोल्स ऑफ सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कि सरकार जो बजट बनाती है वो इस हिसाब से बनाती है जिसके थ्रू जो उसका गोल्स हैं किसके, सोशल वेलफेयर के और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, उन दोनों को पूरा किया जा सके। इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट लिबरल एक्सपेंडिचर पॉलिसी फॉलो करती है, जैसे डिफेंस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, सोशल वेलफेयर के ऊपर पैसा खर्च करती है। ऑन द अदर हैंड रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए टैक्सेशन पॉलिसी का इस्तेमाल करती है, मतलब अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाती है, उनसे रिसोर्सेज को लेती है और गरीबों में बांटती है। तो एक हमारा ये होता है ऑब्जेक्टिव। तीसरा, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकार बजट के थ्रू नौकरियां भी क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है? देखो, हमने पढ़ा बजट में सरकार के खर्चे होते हैं, तो बजट में सरकार कहती है कि हम रोड बनाएंगे। अब सरकार रोड बना रही है, तो इस रोड को बनाने के लिए वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो एम्प्लॉयमेंट होगा, हाँ होगा। ठीक, अब सरकार क्या करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब एक तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएगी, पार्क्स बनाएगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी, ठीक है, ब्रिजेस बनाएगी, डैम्स बनाएगी, तो इन सब पे खर्चा करेगी। तो इन सबको बनाने के लिए भी तो लोग चाहिए, नहीं चाहिए? ठीक है, तो इसमें इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है, तो इसको खाली ऐसे ही समझ लो, इसलिए यहाँ इसमें देखो लिखा भी यही है। इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसका ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर दिस गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम्स, ब्रिजेस, कैनाल विच प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए सरकार क्या करती है? पब्लिक एंटरप्राइज में, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्स के अंदर इन्वेस्ट करती है, जैसे कि रोड बनवाती है, डैम बनवाती है, ब्रिज बनवाती है, कैनल्स बनवाती है, ताकि एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जा सके। ठीक, तो ये हमारे हो गए इसके 3 ऑब्जेक्टिव। तो शुरू के 2 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है, सॉरी, चौथा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को मैनेज करना। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई और डिफ्लेशन मतलब मंदी। सरकार जो है बजट की मदद से देश के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है, मतलब देश के अंदर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करती है। अब कैसे करती है? देखो, महंगाई क्यों है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। मंदी क्यों है? डिमांड सप्लाई से कम है। तो इस सिचुएशन में सरकार क्या करेगी? इस सिचुएशन में जब महंगाई ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा है, तो सरकार अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कम करने से क्या होगा? देश के अंदर जो डिमांड है वो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने से क्या होगा? जो प्राइजेज़ हैं वो कम होंगे, मतलब अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन देश के अंदर जो है वो कम हो जाएगा। तो पहला काम क्या करेगी? अपने खर्चों को कम करेगी इन्फ्लेशन की सिचुएशन में। दूसरा काम डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या करेगी? गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ा देगी। ठीक, अपने खर्चों को बढ़ा देगी। एक और भी काम कर सकती है, वो भी देखेंगे इस खर्चों को बढ़ाने के अलावा। ठीक, और भी एक काम कर सकती है, अभी सोचते हैं उसके बारे में क्या कर सकती है। खर्चे बढ़ाने से क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो यानी कि देश के अंदर जो डिफ्लेशन की कंडीशन है वो हल्के हल्के कम होना शुरू हो जाएगी। प्राइजेज़ जो हैं वो हल्के हल्के बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक, ये करेगी। इसके अलावा और भी कुछ कर सकती है, हाँ, टैक्सेस, इम्पोज टैक्सेस। सरकार
टैक्सेस लगा सकती है, इंक्रीज कर सकती है टैक्सेस को। टैक्सेस को इंक्रीज करने से क्या होगा, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे। जब प्रोडक्ट महंगा होगा तो उसकी डिमांड कम होगी, ठीक है। प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे, प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, और इन्फ्लेशन जो होगा वो मैनेज हो जाएगा। सेम सिचुएशन से सरकार क्या कर देगी, डिक्रीज़ कर देगी टैक्सेस। टैक्सेस डिक्रीज़ होने से क्या होगा, जो सामान है, प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो सस्ते हो जाएंगे। प्राइसेस सस्ते होने की वजह से डिमांड देश के अंदर बढ़ने लगेगी, और डिफ्लेशन जो है देश के अंदर वो ख़त्म होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो इसके अंदर आपको यही पॉइंट लिखना है। एक पॉइंट क्या लिखना है, 3.3 नंबर बता देता हूँ। पहला कि सरकार गवर्नमेंट बजट के थ्रू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करती है। दूसरा पॉइंट, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है और टैक्सेस को बढ़ा देती है। दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट, डिफ्लेशन की सिचुएशन में सरकार क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है या फिर टैक्सेस को घटा देती है। आपको रीजंस नहीं लिखने हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, साफ साफ यही चीज़ लिखी हुई है, यही पॉइंट्स आपके इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं। बजट का इस्तेमाल सरकार करती है इन्फ्लेशन सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। इन्फ्लेशन के टाइम पे सरकार अपने खर्चों को रिड्यूस कर देती है और टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देती है। डिफ्लेशन के टाइम पे इंक्रीज़ कर देती है अपने खर्चे और टैक्सेस को रिड्यूस कर देती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 नंबर के लिए, ये जो चीज़ें आपने अभी यहाँ पर 2 सीखी, और ये जो चीज़ें आपने 2 यहाँ सीखी, इसे कहते हैं, अगर मैं बात करूँ इन्फ्लेशन के टाइम पे जो ये बजट के थ्रू किया जाता है, सरप्लस बजटिंग। और ये जो यहाँ पे किया जाता है इसे कहते हैं डेफिसिट बजटिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 1 नंबर के लिए, बस और कुछ नहीं है। तो 4 नंबर में ये भी सेपरेटली पूछा जा सकता है, तो आप ये 3 पॉइंट्स जरूर लिख के आओगे। और एक ये भी लिख सकते हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए सरकार बजट का इस्तेमाल करती है। तो 4 पॉइंट पूरे हो जाएंगे, ठीक। नोट्स में चारों पूरे लिखे हुए हैं। पाँचवें की अगर मैं बात करूँ, जो हम दूसरा पॉइंट पढ़ के आए थे, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये उसका ही एक एक्सटेंशन सा हो जाता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या फिर ये दूसरे नाम से भी आ जाता है, रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मतलब इसके अंदर सरकार क्या करती है, इसके अंदर सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार क्या करती है, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए, मतलब इनइक्वालिटी हम देखते हैं कि हमारे देश में जो पुअर इंसान है और जो रिच है, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, डिफरेंस है। किस चीज़ का डिफरेंस है, पहला तो इनकम का ही डिफरेंस है। गरीब आदमी बेचारा बहुत कम रुपए कमाता है, जैसे कि कोई 300, कोई 700, कोई 1000। कुछ है अमीरों में जो करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं, एक एक दिन के, एक एक घंटे के करोड़ों कमा रहे हैं। कोई है जो करोड़ों कमाने के लिए अपना पूरा जीवन बिता दे रहा है। तो गरीब और अमीर के बीच में इनकम का बहुत डिफरेंस है। दूसरा वेल्थ मतलब एसेट्स का हम बात करें तो एसेट्स का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अमीरों के पास करोड़ों की जायदाद है, गरीबों के पास खाली एक 60 गज का मकान है। तो इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटीज़ बहुत हैं हमारे देश के अंदर, मतलब इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी बहुत है, अमीर और गरीब के बीच की दूरियां बहुत हैं। अब इन दूरियों को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, इन दूरियों को कम करने के लिए सरकार जितने भी रिच लोग होते हैं उनके ऊपर हाई टैक्सेस लगाती है, और जितने भी गरीब लोग होते हैं उन लोगों के लिए सरकार वेलफेयर स्कीम्स चलाती है और सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अमीर इंसान 1000 रुपये कमा रहा है, एक गरीब इंसान 600 रुपये कमा रहा है,
ठीक। तो अब सरकार क्या करेगी, इन दोनों की इनकम को बराबर करने की कोशिश करेगी। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही बराबर आ जाएंगे, अमीर इज इक्वल टू गरीब हो जाएंगे, तो बिल्कुल तो ये हो ही नहीं सकता कि तुम सोचो कि हो जाएगा, लेकिन इस गैप को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? सरकार अमीर से कहेगी लाओ बेटा तुम एक काम करो, 300 रुपये का टैक्स दो, ठीक है। सरकार इनसे कहेगी तुम 200 रुपये का टैक्स दो, मान लो इनने सरकार से 200 रुपये का सरकार ने से टैक्स लिया, अब इनकी इनकम बची 800 रुपये। सरकार क्या करेगी, इन 200 रुपये जो सरकार के पास टैक्स के तौर पे आए, सरकार को खाली जो है गरीबों का भलाई थोड़ा करना है, सरकार को भी तो और भी काम करने हैं देश के अंदर। ऊपर हम पढ़ के आए, रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट भी तो करनी है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी तो देखना है। तो इस टैक्स के 100 रुपये में से सरकार क्या करेगी, 200 रुपये में से 100 रुपये की इन लोगों को क्या करेगी, सब्सिडी दे देगी। तो ये जो है 700 पे पहुँच गए, और 100 रुपये जो है वो कहीं और खर्च कर देगी। तो देखो गैप तो कम नहीं हुआ, लेकिन हाँ, गैप बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा कम तो हुआ। तो इस तरीके से सरकार क्या करती है, इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर के लिए 4 पॉइंट इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। छठा और आखिरी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। मतलब सरकार पब्लिक एंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट करती है, मतलब सरकार पब्लिक एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है, ठीक है, अगर वो जो है लॉस मेकिंग या सिक यूनिट्स बन जाती हैं। तो इसमें ये भी लिखा हुआ भी है हमारे इसके अंदर, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश पब्लिक एंटरप्राइजेस कीपिंग द व्यू ऑफ सोशल इंटरेस्ट। सरकार ने देश में समाज की भलाई के लिए पब्लिक एंटरप्राइज को खोला था। बजट जो है प्रिपेयर किए जाते हैं इस ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि उसके अंदर अलग अलग तरीके के प्रोविजंस बनाए जाते हैं फॉर मैनेजिंग सच पब्लिक एंटरप्राइजेस, इन सरकारी कंपनियों को चलाने के लिए, एंड फॉर प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प, और इन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए इन केस दे बिकम लॉस मेकिंग और सिक यूनिट्स। और अगर बाई चांस ये करीबन इन्हें लॉस हो जाए या सिक यूनिट्स हो जाए, मतलब ये बंद ना हो, उसके लिए सरकार जो है क्या करती है, इनको फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल हेल्प जो है वो मदद पहुंचाती है। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो ये हो गए इसके ऑब्जेक्टिव्स, ये इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इन्हें कवर कर लेना। अब बजट के अंदर घुसते हैं। गवर्नमेंट बजट होता क्या क्या है बजट के अंदर? तो देखो अभी हमने बात की थी, गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर सरकार के क्या होते हैं, एस्टिमेटेड, सरकार के एस्टिमेटेड खर्चे और इनकम्स लिखे होते हैं। मतलब सरकार की एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं और रिसिप्ट्स होती हैं। अब इन एक्सपेंडिचर्स को कहा जाता है बजटरी एक्सपेंडिचर, ठीक, तो ये ध्यान रखना। और इन रिसिप्ट्स को कहा जाता है बजटरी रिसिप्ट्स। तो सरकार के बजट के 2 पार्ट होते हैं, एक एक्सपेंडिचर, एक रिसिप्ट्स, मतलब कि पैसा कहाँ खर्च करना है और पैसा कहाँ से आएगा। अब अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो खर्चे जो होते हैं उनको भी आगे 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। एक होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये क्या है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही रिसिप्ट्स जो होती हैं उनको भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। एक होती हैं कैपिटल रिसिप्ट्स और एक होती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। तो इन 2 पार्ट्स में हमारे बजट को जो है क्लासीफाई किया गया है, एक्सपेंडिचर में और रिसिप्ट्स में। एक्सपेंडिचर 2 तरीके के, कैपिटल, रेवेन्यू, और रिसिप्ट 2 तरीके की, कैपिटल और रेवेन्यू। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कौन कौन से हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो हमारे नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब जिन्हें हमें बार बार नहीं करना पड़ता, और ये हमारे रिकरिंग नेचर के होते हैं अगर इनकी बात करी जाए। ठीक, ऐसे ही कैपिटल रिसिप्ट्स, ये वो इनकम्स होती हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं, मतलब ये बार बार नहीं होती, और ये वो रिसिप्ट्स होती हैं सरकार को जो बार बार होती हैं। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो ये सरकार के मोटे खर्चे होते हैं और ये सरकार के छोटे खर्चे होते हैं। ये सरकार की मोटी इनकम होती हैं और ये सरकार की छोटी इनकम होती हैं। अब
तुम 2 मिनट के लिए खुद को सरकार सोचो, सरकार सोचो, छोड़ो अकाउंट्स में चलो, बिजनेस में चलो। सेम चीज़ आपने बिजनेस में ही पढ़ी थी, अकाउंट्स में पढ़ी थी, ठीक है। कब पढ़ी थी? 11th क्लास में कैपिटल रेवेन्यू की चैप्टर पढ़ी थी। तो उसको दोबारा से रिव्यू करते हैं, क्या था सीन। तो सीन ये था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल एक्सपेंडिचर कब करोगे? मतलब ऐसे खर्चे जो कभी कभार करते हो। खुद सोचो कौन कौन से होंगे। सैलरी नहीं, ये तो रोज़मर्रा खर्चा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, हटा दो। सैलरी हो गई हमारी, एक रेवेन्यू में चली गई। वेजेस, बात वही हो गई। रेंट दिया, रेवेन्यू हो गया, हर महीने दोगे भाई। इसके अलावा हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, हर महीने हर साल दोगे, छोड़ दो, रिकरिंग नेचर का है। इसके अलावा मशीन खरीदी, हाँ नॉन रिकरिंग मशीन खरीदी है, मोटा खर्चा। मशीन खरीदी मतलब हमारे पास एक एसेट आई। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मोटा खर्चा, मोटा खर्चा इसके अलावा और हो सकता है कि हम जो है एक तरीके से क्या करें, हमारे ऊपर कोई लोन है उसको रीपे कर दें। लोन रीपे कर दिया तो मोटा खर्चा, बार बार थोड़ी नहीं, रोज़ रोज़ थोड़ी नहीं लोन रीपे करोगे। तो ये मोटे खर्चे हो गए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, होगा ही नहीं होगा। तो अगर आप खुद सोचो, बेसिकली जो आपने पहला खर्चा सोचा, मशीनरी खरीदी, प्लांट खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, कुछ भी खरीदा, एसेट खरीदी कोई भी, तो इस एसेट्स को खरीदने से क्या हुआ? तुम्हारी एसेट्स जो थी वो इंक्रीज़ हो गई, हाँ हो गई। और लोन रीपे किया, लोन क्या था? लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी अगर देखा जाए तो डिक्रीज़ हो गई। तो ऐसा कोई भी खर्चा जिसका नतीजा या तो एसेट के इंक्रीमेंट में निकल के आए या लाइबिलिटी के कम होने में निकल के आए, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब सैलरी दिया, इंटरेस्ट दिया, इससे कोई मेरी एसेट कम हुई? खुद सोचो, सैलरी पे करी मैंने, एसेट्स पे करी मैंने, एक तरीके से सैलरी पे करी मैंने, इंश्योरेंस दिया मैंने, ठीक है। ये सब तो मेरे खर्चे हैं रोज़मर्रा के। इनसे कोई मेरी एसेट्स कम हो रही हैं, मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है, इनका इफेक्ट एसेट्स लाइबिलिटी पे पड़ रहा है। कहाँ जाते थे? नॉमिनल अकाउंट है, P&L में चले जाते थे, ठीक है। तो इनका कोई असर थोड़ी नहीं पड़ता था, ये एडजस्टमेंट के तौर पे थोड़ी नहीं होते थे। हाँ, एडजस्टमेंट के तौर पे वो लेते थे हम जिनका असर हमारी एसेट्स लाइबिलिटी पे पड़ता था, ठीक है। लेते थे नहीं लेते थे, ठीक। तो जो अगर अब हम बात करें तो में जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, इसका मतलब जो चीज़ें आ रही हैं उनका असर ना ही किसके ऊपर पड़ेगा, लाइबिलिटी पे पड़ेगा, ना ही हमारी एसेट्स के ऊपर पड़ेगा। तो इसको करने के लिए अब करना क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए आपको जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से इसका मतलब जो आप खर्चा करोगे तो इससे ना ही आपकी एसेट इंक्रीज़ होगी और ना ही आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक। तो ये ध्यान रखना। तो इससे हमारा ये सीन होता है। अब कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब मोटी इनकम। मोटी इनकम बिजनेस में कब होगी? खुद सोचो। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, बिजनेस ही हम सामान बेचने का कर रहे हैं, तो ये तो हमारी रोज़ की हो गई सेल RFO, ठीक है। ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गए भाई, छोड़ दो, ठीक है। इससे अगर मैं बात करूँ फिर वही वाली बात है, एसेट लाइबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कैपिटल रिसिप्ट सोचो इससे एसेट और लाइबिलिटी पे फ़र्क पड़े, मतलब मोटा पैसा है तुम्हारे पास और तुम्हारे पास से अगर हम बात करें लाइबिलिटी या एसेट्स पे कोई असर पड़े, कम बढ़ होंगे। इशू ऑफ शेयर, बहुत बढ़िया, ठीक। हमने शेयर इशू करे या डिवेंचर इशू करे, पैसा आया, लाइबिलिटी बढ़ी नहीं बढ़ी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी होंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स जब भी होंगे तो इससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी। और क्या हो सकता है? मशीन बेच दे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मशीन सेल कर दी हमने, यहाँ पे मशीन हमने परचेज़ की थी, यहाँ हमने मशीन बेच दी। मशीन बेचेंगे तो हमारी एसेट्स क्या हो जाएंगी? डिक्रीज़ हो जाएंगी। तो हमेशा कैपिटल रिसिप्ट्स की वजह से या तो हमारी एसेट्स कम हो जाएंगी या हमारी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इनसे अगर हम बात करें, बस आपको नोट लगा देना है, ना ही हमारी एसेट्स जो हैं वो डिक्रीज़ होंगी और ना ही हमारी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी। तो ये इनकी डेफिनेशन हो गई।
यही आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, कि ये रिसिप्ट्स क्या होती है। पहले तो ये हो गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अब इनको एक एक करके समझते हैं। ठीक, पहले रिसिप्ट से शुरुआत करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करते हैं। तो सरकार की रिसिप्ट्स अभी हमने पढ़ी, दो पार्ट्स में क्लासीफाई हैं। एक है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरी है हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, सरकार की रिसिप्ट्स अभी हमने पढ़ी, दो पार्ट्स में क्लासीफाई हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी? कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स जिससे हमारी एसेट्स कम हो जाएं या हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाए। ठीक, ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी रिसिप्ट्स? जिससे ना ही हमारी एसेट्स कम हो और ना ही हमारी लाइबिलिटी बढ़े, तो ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी अगर हम बात करें तो हमारी सरकार की दो तरीके से क्लासीफाई होती हैं। एक होती हैं टैक्स रिसिप्ट्स और दूसरी होती हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स में मतलब आपकी दो रिसिप्ट्स आ जाती हैं। अगर आगे बात करी जाए आपकी टैक्स में एक हो जाती है डायरेक्ट टैक्स और दूसरी हो जाती है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, अब ये क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? टैक्स तो वैसे कंपलसरी पेमेंट होता है गवर्नमेंट को, वो छोड़ दो, उसके बारे में पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस आता है, ये ध्यान रखना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है, तो इसे आप डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे समझा देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिस इंसान के ऊपर लगाया जाता है उसे वही पे करता है, जैसे कि इनकम टैक्स जिसके ऊपर लगेगा उसी को पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसको एक इंसान अपने से किसी और पे शिफ्ट कर सकता है, जैसे कि कंपनी के ऊपर सरकार या प्रोड्यूसर के ऊपर सरकार टैक्स लगाती है, सरकार उस टैक्स को अपने प्रोडक्ट में जोड़ देता है। देखा था ना हमने, याद है? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए टैक्स प्लस करते थे। ठीक, तो टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं हमारे सारे, ठीक, जो हम शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी वगैरह। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं ये प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ये टैक्स बढ़ते चले जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो रिग्रेसिव होते हैं। रिग्रेसिव का मतलब ये इन टैक्सेस का असर अमीर के बजाय गरीब के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। ये हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर फ़र्क डालते हैं। ठीक, तो ये हमारे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। अब इनके बीच का डिफरेंस एग्जाम में आता है, तो डिफरेंस आप जो हो वो बुक में भी दे रखा होगा। वैसे दो पॉइंट तो मैंने ही बता दिए यहाँ पे। पहला डेफिनेशन हो गई कि ये जो है शिफ्ट कर नहीं करे जा सकते, ये शिफ्ट करे जा सकते हैं दूसरे इंसान पे। ठीक, ये प्रोग्रेसिव होते हैं, ये रिग्रेसिव होते हैं। ठीक, प्रोग्रेसिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो है इनकम के साथ बढ़ते हैं, ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। रिग्रेसिव इसलिए होती है क्योंकि इनका असर गरीबों पे ज़्यादा पड़ता है, ना कि अमीरों के ऊपर पड़ता है। ठीक, बर्डन मोर ऑन पुअर देन रिच, इससे ज़्यादा गरीबों के ऊपर। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसके लिए इनकम टैक्स हो गया, इसके लिए जीएसटी हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, नोट्स में लिखे हुए हैं वैसे एग्जाम्पल्स। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 3 पॉइंट हो गए। पहला तो देखो मीनिंग हो गया, दूसरा प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, तीसरा इसके एग्जाम्पल हो गए। चौथा अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो लीव किए जाते हैं ऑन प्रॉपर्टी, मतलब ज़्यादातर प्रॉपर्टी के ऊपर और इनकम के ऊपर लगाए जाते हैं। जैसे हाउस टैक्स वगैरह, ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स ही होता है। ठीक, ये आपको डायरेक्टली ही पे करना होता है, तो प्रॉपर्टी और इनकम पे लगाए जाते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं अगर हम बात करें, ये जो है हमारी इनकम के ऊपर, ये हमारी इनकम पे और प्रॉपर्टी पे डायरेक्टली असर करते हैं। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ये हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर असर डालते हैं। ठीक, तो ये इसके 4 पॉइंट आपके हो गए जो आप लिख सकते हो। नोट्स में लिखे हुए हैं 4 के चारों पॉइंट। 4 नंबर में अगर आएगा तो 4 लिखने हैं, 3 में आएगा तो 3 लिखने हैं। ठीक, तो ये हो गया नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में वैरायटी ऑफ रिसिप्ट्स आती हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें टैक्स के अलावा होने वाली जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं वो इसमें आती हैं। इंटरेस्ट रिसीव, ठीक, इंटरेस्ट रिसीव किसके ऊपर? ऑन लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट। सरकार भी तो लोगों को लोन देती है, उसके ऊपर सरकार को लोगों से इंटरेस्ट मिलता है, वो इसमें आ गया।
इसके अलावा प्रॉफिट एंड डिविडेंड अर्न बाय PSU, सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सरकारी कंपनियां हैं, वो प्रॉफिट और डिविडेंड अर्न करके देंगी सरकार के लिए। ये नॉन टैक्स रिसिप्ट्स है। फीस एंड फाइन्स, सरकार फीस लेती है आपसे, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाओ तो फीस, डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जाओ तो फीस, स्कूल में एडमिशन कराओ सरकारी तो फीस, सरकारी अस्पताल में इलाज कराओगे तो उसकी फ़ीस। ठीक, हर तरीके से सरकार आपसे फ़ीस लेती है। आप लाइसेंस बनवाने जाओगे तो लाइसेंस की फ़ीस देनी पड़ती है। ठीक, तो आपको फ़ीस वगैरह देनी पड़ती है, तो ये फ़ीस सारी इसमें चली जाती है। फाइन्स, जो चालान वगैरह करते हैं ओवर स्पीडिंग के, रेड लाइट को ब्रेक करने के, तो ये हमारे फाइन्स वगैरह में आ जाते हैं। ठीक, तो ये हमारे इसमें आते हैं। इसके अलावा गिफ्ट्स एंड डोनेशन, सरकार को गिफ्ट्स और डोनेशन मिलती है। ठीक, कहीं से भी मिले, फॉरेन गवर्नमेंट से मिले अगर बात करें, या फिर हमारे देश के किसी नागरिक से मिले, तो वो भी इसके अंदर आता है। इसके अलावा स्पेशल असेसमेंट, ये क्या है स्पेशल असेसमेंट? स्पेशल असेसमेंट मतलब मान लो तुम्हारी कॉलोनी है, इस एरिया में सरकार ने तुम्हारी कॉलोनी के बाहर से 6 लेन का हाईवे निकाल दिया। अब इससे तुम्हारी कॉलोनी की में तुम्हारी बिल्डिंग जो थी, उस बिल्डिंग की कीमत पहले अगर 1 करोड़ थी तो वो बढ़ के 50 करोड़ हो गई। अब सरकार कह रही है हमारी वजह से तुम्हें फ़ायदा हुआ, तुम कह रहे हो हाँ हुआ, तो सरकार कह रही लाओ पैसे दो। तो ये स्पेशल असेसमेंट कहलाता है। ठीक, यही इसके अंदर लिखा हुआ है। मतलब ये वो कैश होता है जो पेड करते हैं प्रॉपर्टी ओनर्स, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में इंक्रीजमेंट, अगर इंक्रीमेंट आता है कभी सरकार की डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से। चौथा होता है एस चीट, आखिरी होता है मतलब आपका एस चीट। एस चीट क्या होता है? ये सरकार की वो इनकम होती है जो सरकार को मिलती है प्रॉपर्टी लेफ्ट आउट बाय पीपल विदाउट लीगल हायर, मतलब कोई ऐसा इंसान, ठीक है, आफ्टर देयर डेथ जो मर जाए और वो अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी जायदाद का कोई लीगल वारिस ना दे के जाए, तो इसमें जो है वो ये एस चीट में आ जाएगा। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, मेरे सामने अभी अभी रिसेंटली ही आया है। मेरे ही रिश्तेदारी में हमारे एक छोटे नाना जी हैं, उनकी वाइफ की अभी रिसेंटली डेथ हो गई थी, तो उनका SBI में करीबन अकाउंट था उनकी वाइफ के नाम पर, उन्होंने खुलवा रखा है। हमारे नाना जो थे इलेक्शन कमीशन में थे, तो भाई उस समय उनकी अच्छी पोस्ट पे थे, तो भाई अच्छा खासा पैसा भी है घर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उनकी वाइफ का जो अकाउंट था, उस अकाउंट में भी वो अक्सर अपनी वाइफ के नाम से FDs वगैरह भी करवाते रहते थे। सेविंग अकाउंट में भी उनका अच्छा खासा पैसा जमा था, करीबन मान लो होगा 3-4 लाख रुपए के आसपास जमा होगा। अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक, काफ़ी साल पहले रिटायर हो गए थे, लेकिन हाँ इतना 3-4 लाख रुपए पैसा जमा होगा। कमीशन वगैरह मिला के बहुत सारा DFTA में पैसा मिला सरकार की तरफ से बीच बीच में, तो उसको मिला के इतना पैसा सरकारी नौकरों पे इकट्ठा हो गया। ठीक, तो इतना पैसा उनके अकाउंट में होगा। अब उनकी रैंडमली हार्ट अटैक से डेथ हो गई। अब जब रैंडमली डेथ हो गई तो उन्होंने अपने इस अकाउंट का नॉमिनी किसी को नहीं बनाया। कहने को उनके 2 बेटे और 1 बेटी है, लेकिन नॉमिनी किसी को नहीं बनाया। अब वो नॉमिनी बनाना रह गया, रैंडम डेथ हो गई, चांस वाली बात थी। अब जब उनकी डेथ के बाद उनका डेथ सर्टिफिकेट लेके हमारे नाना SBI में पहुँचे कि भैया हमारी वाइफ का अकाउंट ऐसा ऐसा है, इसे बंद कर दो और इसके अंदर जितने पैसे वगैरह हैं वो निकाल के हमें दे दो, क्योंकि उनकी तो डेथ हो गई है। उन्होंने कहा कि भैया आपके पास क्या सबूत है कि ये मर गई हैं? उन्होंने कहा ये रहा इनका डेथ सर्टिफिकेट। बोले ठीक है, हमने मान लिया मर गई हैं। बोले आप कौन? बोले मैं इनका पति। बोले हम कैसे मान ले तुम इनके पति? बोले एक काम करो, अब वारिसान बना के लेके आओ। तो अब क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी जो थी, जो पैसा है, ये एस शीट में पड़ा हुआ है अभी। अगर वारिसान बना के ये साबित कर दिया गया, वो तो हो जाएगा साबित, खैर आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है कि ये पैसा इनका है, तो इनके वारिसान के नाम से ये इन्हें मिल जाएगा, वो भी इनके बच्चों को मिलेगा। ठीक, इन्हें नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर नहीं कर पाए ये लोग वारिसान सबमिट वगैरह, तो ये प्रॉपर्टी जो है किसकी हो जाएगी, ये पैसा किसका हो जाएगा? सरकार का हो जाएगा। तो ये एस चीट कहलाता है। ठीक, हमारा इसके बाद आती है हमारी कैपिटल एसेट्स। सरकार और भी जगह से पैसा लेती है, जैसे कहाँ से लेती है? मार्केट बोरोइंग। सरकार क्या करती है? मार्केट से पैसा बोरो करती है। मार्केट से पैसा बोरो कैसे करती है सरकार? जो है, अगर हम बात करें ऑक्शंस के थ्रू या अदर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू,
ऑक्शंस मतलब कुछ सरकारी चीज़ों को बेच दिया जो पुरानी ज़माने की हैं बहुत, जिनकी आज के टाइम पे कोई नीड नहीं है, उन्हें बेच दिया। या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मतलब सरकारी गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह इशू कर दिए, उसकी मदद से जो है पैसा इकट्ठा कर लिया, तो वो हमारा मार्केट बोरोइंग में आ जाता है। इसके अलावा सरकार और भी जगह से बोरोइंग करती है, अदर बोरोइंग, या आप ये भी लिख सकते हो बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज या कमर्शियल बैंक्स। तो इसमें सरकार आरबीआई से, हमारे कमर्शियल बैंक से, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यहाँ से जो है पैसा लेके आती है। अब ध्यान क्या रखना है, ये जो मार्केट बोरोइंग है इससे सरकार की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ये भी बोरोइंग है, सरकार की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, और भी सरकार कहीं से पैसा लेके आ सकती है, हाँ, और भी कहीं से पैसा आ सकता है। रिकवरी ऑफ लोन हो जाएगा, मतलब सरकार ने मान लो बाई चांस से पहले किसी को पैसा उधार दे रखा है, अब सरकार का वो पैसा मिल जाए तो इससे सरकार की एसेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। कुछ सोचो, तुमने किसी को उधार दे रखा है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, वो उधार चुक गया तो यहाँ से मिट जाएगा, नहीं मिट जाएगा, तो एसेट्स कम हो गई, नहीं हो गई। ठीक, इससे ये हो जाएगा। इसके अलावा सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार क्या करती है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के पीएसयूज़ के शेयर्स को पब्लिक में बेच देती है। ठीक, ओनरशिप बेच देती है, शेयर्स बेचती है प्राइवेट सेक्टर को, तो इसे डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो इससे भी पैसा मिलता है। इससे भी क्या होता है, सरकार की एसेट्स कम हो रही हैं, सरकार का हिस्सा, सरकार ने अपनी कंपनी बेच दी, अपनी एसेट्स बेच दी एक तरीके से। इसके अलावा स्मॉल सेविंग्स स्मॉल सेविंग्स का मतलब सरकार के में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट वगैरह में लोगों का बहुत सारा पैसा जमा है, किसान विकास पत्र हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, ठीक, आरडी हो गए, पोस्ट ऑफिस के साथ पोस्ट ऑफिस में एफडी में लोगों के पैसे जमा है, ये स्मॉल सेविंग्स में आते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा जमा किया हुआ पैसा सरकार इसका भी इस्तेमाल करती है। इससे क्या होता है, सरकार की लाइबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड क्या होता है, सरकारी नौकरों का कुछ पैसा जो है उनकी सैलरी में से कट के या किसी एम्प्लॉयों के बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा हो जाते हैं। ये प्रोविडेंट फंड का पैसा किसके पास जमा है, सरकार के पास जमा है ना। सरकार कह रही है कि हम तुम्हारे रिटायरमेंट के टाइम पे देंगे, तब तक हमारे पास है, तो सरकार क्या उस समय तक उसे बक्से में उनके रखती होगी, नहीं, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है। तो ये भी सरकार बोरो कर लेती है, एक तरीके से इस्तेमाल करती है इसका, तो इसे कहा जाता है लाइबिलिटी। इससे भी हमारी क्या होती है, सरकार की लाइबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये हमारी रिसिप्ट्स होती हैं टोटल ओवरऑल। अगर इसमें भी बात करें तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि इनको पूछा जाए एग्जाम में, ठीक है, तो देख लेंगे कैसे पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच का, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स के बीच का डिफरेंस एग्ज़ाम में कई बार 3 से 4 बार पूछा गया है, तो ये आप देख लेना। 3 नंबर में ये कई बार पूछा गया है, तो ये डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, बता देता हूँ फटाफट से। ये वो रिसिप्ट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जिनसे कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, ना ही हमारी एसेट्स कम होती हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जिनसे लाइबिलिटी क्रेडिट होती हैं और एसेट्स कम हो जाती हैं। नेचर, ये रेगुलर और रिकरिंग इन नेचर होती है, मतलब बार बार होती हैं। ये इरेगुलर और नॉन रिकरिंग होती है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। फ्यूचर ऑब्लिगेशन मतलब इनसे जो हमें पैसा मिलता है उसके ऊपर कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है। हम, सरकार को टैक्स मिला हमसे, सरकार को जरूरी नहीं है कि हमारे दिए गए टैक्स के बदले वो हमसे हमारे को कुछ दे, वो हमें कुछ देती नहीं उस टैक्स के बदले, ठीक। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट जैसे कि बोरोइंग्स वगैरह हो गई, इनके संग जो है एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन होती है कि भविष्य में इन्हें लौटाना पड़ता है, पैसे को इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ता है, ठीक। एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप टैक्स रेवेन्यूज़, और इसमें बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट लिख सकते हो। तो ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स थी। इसके बाद अगर हम बात करें, बहुत ही छोटा सा रह जाता है हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक। एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेंडिचर में क्या है, एक्सपेंडिचर भी अगर हम बात करें तो सरकार के एक्सपेंडिचर भी 2 पार्ट्स में बटे हुए होते हैं। एक होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, हमने पढ़ा था, पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लो, कैपिटल से ही रेवेन्यू याद हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होंगे, वो एक्सपेंडिचर होंगे जिनसे एसेट्स बढ़ेंगी और लाइबिलिटी कम होगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होंगे जिनसे हमारी एसेट्स नहीं बढ़ेंगी, ना ही हमारी लाइबिलिटी कम होगी। तो ये इनकी डेफिनेशन याद रखनी है। अब इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें कॉमन सी आ गई आपकी सैलरीज गिवन टू एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी हो गया, पेंशन हो गया,
ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, सरकार जो इंटरेस्ट पे करती है, सरकार जितनी भी सब्सिडरीज प्रोवाइड करती है देश के लोगों को वो इसके अंदर जाती है। अगर सरकार किसी भी तरीके का ग्रांट्स देती है किसी स्टेट गवर्नमेंट को तो वो भी हमारा इसमें आता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को कोई पैसा दिया गया। ठीक, अगर डिफेंस की परचेजेस करती है तो इसमें आती है। डिफेंस परचेजेस में इसमें कौन सा, एमओ वगैरह खरीदती है, मतलब गोली वोली खरीदती है, बम खरीदती है, वो चीज़ें जल्दी यूटिलाइज हो जाती हैं तो वो इसमें आती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये मोटे खर्चे हो गए, इसके अंदर डिफेंस कैपिटल की परचेज़ की जाती है। डिफेंस कैपिटल मतलब एयरक्राफ्ट्स, टैंक्स, ये सब चीज़ें खरीदी जाती हैं, ये इसमें आ गया। इसके अलावा सरकार बिल्डिंग खरीद ले, सरकार की तरह की मशीन खरीद ले, सरकार इन्वेस्टमेंट करे शेयर्स में किसी दूसरे देश में या किसी कंपनी में। ठीक है, सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे, ठीक, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स है, यूनियन गवर्नमेंट को या फॉरेन गवर्नमेंट्स को। ठीक है, ये हमारी आती है। एक इसमें बस ध्यान रखना है, रिपेमेंट ऑफ लोन्स, ऐसे ही इस वाले में रिकवरी ऑफ लोन्स, तो ये थोड़ा सा स्पेशल है, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक, ये थोड़ी सी स्पेशल पॉइंट्स हैं। तो रिपेमेंट ऑफ लोन्स, हमारे पास जो लोन है हमने वो रीपे करे तभी तो लाइबिलिटी कम हो रही है। इन सबसे कुछ ना कुछ होगा। देखो, डिफेंस कैपिटल, एयरक्राफ्ट्स वगैरह खरीदेंगे, एसेट बढ़ेगी, बिल्डिंग खरीदेंगे, एसेट बढ़ी, मशीन खरीदी, एसेट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट करी, एसेट बढ़ी, लोन दिए, एसेट बढ़ी, रिपेमेंट किया हमने लोन का, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी एक्सपेंडिचर में आती हैं। तो ये हमारी एक्सपेंडिचर था। अब कभी कभी बाई चांस इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक, तो इनके बीच में डिफरेंस आएगा तो आपको क्या लिखना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होगा जिनसे हमारी ना ही एसेट्स कम होंगी, ठीक है, जिनसे एसेट्स ना हमारी बढ़ेंगी ना लाइबिलिटी हमारी कम होंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होगा इनसे हमारी एसेट्स या तो बढ़ जाएंगी या हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएंगी। ठीक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट पीरियड एक्सपेंस होते हैं, मतलब इनका फ़ायदा कम समय तक मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनका फ़ायदा लंबे समय तक मिलता है। ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। ये इनकर्ड फॉर नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार के नॉर्मल रनिंग के लिए करे जाते हैं। ये इनकर्ड की जाते हैं या तो किसी एसेट्स को परचेज करने के लिए या किसी लाइबिलिटी को कम करने के लिए। सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट वगैरह इसके एग्जांपल हो गए। परचेज ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, रिपेमेंट ऑफ लोन वगैरह जो है इसके एग्जांपल हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर के। ठीक, तो ये हमारा इसमें आ जाता है। अब इसके बाद और क्या है गवर्नमेंट बजट में, तो इसके अलावा गवर्नमेंट बजट में अब हमें पढ़ना है, थोड़ा सा और डिटेल में घुसना है गवर्नमेंट बजट के। तो गवर्नमेंट बजट में इसके अलावा दो चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं, वो हमें और पढ़नी है थोड़ी सी। जैसे कि क्या, जैसे कि हमें पता है गवर्नमेंट बजट में हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक होते हैं हमारे एक्सपेंडिचर और एक होते हैं हमारे रिसिप्ट्स। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टोटल एक्सपेंडिचर और यहाँ लिख लेता हूँ टोटल रिसिप्ट्स। अब हमें पता है टोटल एक्सपेंडिचर हमारे दो पार्ट के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट्स दो पार्ट्स की, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक, अब मैं मान लेता हूँ सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, सैलरी दी सरकार ने 100 रुपये, सरकार ने इंटरेस्ट पे किया 50 रुपये, सरकार के मिसलेनियस एक्सपेंसेस मान लेते हैं हम 250 रुपये, तो टोटल हो गए सरकार के 400 रुपये खर्च हो गए। कैपिटल रिसिप्ट्स में हम लेते हैं सरकार ने रोड्स बनवाई 500 खर्च किए, सरकार ने मशीनरी खरीदी हमारे 200 रुपये खर्च किए, तो सरकार ने 700 रुपये की कैपिटल एक्सपेंडिचर किए। रेवेन्यू रिसिप्ट्स लेते हैं, सरकार को टैक्स से मिले कितने रुपए, हम मान लेते हैं 150 रुपये। ठीक है, सरकार को हमारा इंटरेस्ट मिला या फिर डिविडेंड मिला, मान लो तुम कितना, 100 रुपये। ठीक, तो सरकार की टोटल कमाई कितनी हो गई, यहाँ पे 250 रुपये हो गई। ठीक, अगर ऐसे कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें, सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करी और सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट करके 200 रुपये मिले, सरकार की रिकवरी ऑफ लोन हुई, सरकार को 100 रुपये मिले, तो 300 रुपये सरकार को यहाँ मिल गए। ठीक है, तो ये सरकार की रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर हमें दे रखे हैं टोटल, ये टोटल भी दे रखे हैं। अब अगर मैं तुमसे कहूँ मुझे टोटल एक्सपेंडिचर बताओ तो कैसे निकलेंगे, 400 और 700 1100। मैं कहूँ कि टोटल रिसिप्ट्स बताओ, 250 और 300 550। तो एक चीज़ देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, अगर आप नोटिस करो
कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब टोटल जो खर्चे हैं वो हमारे टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हैं। मतलब हमें जो है अगर बात करें कितने रुपए की और रिक्वायरमेंट है, 450 रुपये की, और नहीं 550 रुपये की हमें और रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारे खर्चों को पूरा किया जा सके। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोरोइंग्स कर लेंगे कितने की, 550 रुपये की, और ये मेरी 850 हो जाएंगी, और अब ये मेरी कितनी हो जाएंगी, 1100 हो जाएंगी। तो मेरा बजट जो है वो अब इजिकल टू की जगह, वो ग्रेटर देन का साइन की जगह इजिकल टू का साइन आ जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूँ तो मेरे जो खर्चे हैं वो बराबर हो जाएंगे टोटल रिसिप्ट्स के। तो अब आगे देखते हैं, अगर हमारे खर्चे हमारे रिसिप्ट से ज़्यादा हैं तो इसे हम कहते हैं डेफिसिट बजट या बजट डेफिसिट। ठीक, तो बजट डेफिसिट का यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है, बजट डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। ठीक, तो कैसे निकला ये, तो ये भी बता देता हूँ। टोटल एक्सपेंडिचर 1100 माइनस टोटल रेवेन्यू हमारा कितना था, 550। तो मेरा बजट डेफिसिट निकल के आया 550 का। और यही 550 रुपये मुझे क्या पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, जिसकी हमने यहाँ पे बोरोइंग करी है। ठीक, तो मतलब बजट डेफिसिट जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, बोरोइंग्स के बराबर होगा। और ऐसा करते ही मेरा बजट कैसा बन जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट्स के बराबर हो जाएंगे। तो ये मेरा हो जाता है बैलेंस बजट। ठीक, अब बाई चांस जरूरी थोड़ी नहीं है ये बराबर ही आए हमेशा, ये भी तो हो सकता है कभी टोटल एक्सपेंडिचर कम रह जाएं टोटल रेवेन्यू से। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसे कहते हैं सरप्लस बजट। मतलब ये 1500 हो जाए और ये 1100 रह जाए तो 400 रुपये बचेंगे, तो ये कहलाता है हमारा सरप्लस बजट। ठीक है, तो ये 3 टाइप के बजट होते थे, ये आपको बताने थे। पहला होता है डेफिसिट बजट, जब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा होते हैं। दूसरा होता है बैलेंस बजट, जब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट के बराबर होते हैं। तीसरा होता है हमारा सरप्लस बजट, जब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू से टोटल रिसिप्ट से कम होते हैं। अब आगे क्या पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है बजट डेफिसिट के बारे में। अगर देखो बजट डेफिसिट की बात की जाए तो बजट डेफिसिट को 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक, अब ये हमारे टाइप्स ऑफ डेफिसिट के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ डेफिसिट के नाम से जाने जाते हैं। ये न्यूमेरिकल में आता है कभी कभार, इसलिए इसको थोड़ा सा कर समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो रेवेन्यू डेफिसिट को शॉर्ट में लिखते हैं आरडी। इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मतलब अगर मैं इसमें जाऊँ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 400 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स 250, तो 150 रुपये का यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं फिजिकल डेफिसिट को एफ ही लिखते हैं। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक, टोटल एक्सपेंडिचर 1100, टोटल रिसिप्ट्स 1100 है, इसमें से बोरोइंग्स हटा दो 550, तो कितनी बची 550। तो फिजिकल डेफिसिट कितना आया 550। तो फिजिकल डेफिसिट जो है 550 आया, और 550 ही क्या है हमारी बोरोइंग्स है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो इक्वल होता है किसके, बोरोइंग्स के।
ठीक है, ये हो गया हमारा फिजिकल डेफिसिट। ठीक, इसके अलावा फिजिकल डेफिसिट निकालने का एक और फॉर्मूला भी होता है, बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग। बजट डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स प्लस बोरोइंग्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर 1100 माइनस टोटल रिसिप्ट्स। अब अगर हम टोटल रिसिप्ट्स को यहाँ पे लेंगे तो वो हमारी टोटल रिसिप्ट्स लेंगे हम ये वाली 1100 प्लस बोरोइंग्स कितनी थी 550, तो 550 बच गया। ये होता है प्राइमरी डेफिसिट को पीडी लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट तुमने निकाला 550 माइनस ये है इंटरेस्ट जो हमने पे किया था 50 रुपये 50, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना 500। तो ये आता है। तो ये न्यूमेरिकल में पूछ लेते हैं, कभी कभी तीनों निकलवा लेते हैं आपसे। तो इस तरीके से निकालने होते हैं आपको। इसमें ये क्वेश्चंस बुक में दे रखे हैं, बुक में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा डेफिसिट होता है। अब इसके बाद इसमें और क्या पढ़ना होता है, तो इसमें जो पढ़ना होता है आपको रेवेन्यू डेफिसिट वगैरह के बारे में बस थोड़ा सा पढ़ना होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है और उसकी इम्प्लीकेशंस जो 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये फटाफट से कवर कर लेते हैं और चैप्टर खत्म हो जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हो गया एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू डेफिसिट से क्या होगा, हमेशा रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा है। इसका फॉर्मूला लिख देंगे। इसकी इम्प्लीकेशन मतलब इसका असर क्या पड़ेगा हमारे देश के ऊपर। रेवेन्यू डेफिसिट शोज दैट गवर्नमेंट अर्निंग्स आर इनसफिशिएंट। ये शो करता है कि गवर्नमेंट की अर्निंग्स जो है वो इनसफिशिएंट है और वो अपने नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो नहीं कर पा रही है। दूसरा, गवर्नमेंट डेफिसिट इंडिकेट करता है डिस सेविंग्स इन द इकोनॉमी। मतलब ये शो करता है कि हमारे देश के अंदर डिस सेविंग्स है एग्रीगेट डिमांड की तरफ। आप देख सकते हो इन जो है डिस सेविंग्स हो रही है, एग्रीगेट डिमांड वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, हायर रेवेन्यू डेफिसिट इम्प्लायर हायर रिपेमेंट बर्डन। जितना ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट होगा उतना ही रिपेमेंट बर्डन भविष्य में होगा, मतलब उतना ही पैसा आपको बोरो करना पड़ेगा, वो भविष्य में वापस करना पड़ेगा। रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। इससे क्या होगा, देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, बोरोइंग्स करोगे। सरकार जब बोरोइंग्स करेगी, सरकार के पास पैसा आएगा, सरकार उस पैसे को कहीं ना कहीं तो खर्च कर रही है। तो सरकार जब खर्च करेगी तो उससे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, देश के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होगी। तो इससे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट होती है। अब रेवेन्यू डेफिसिट को सही कैसे किया जा सकता है। रेवेन्यू डेफिसिट को सही करने के लिए सरकार क्या करे, अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर दे, रिडक्शन कम कर दे, मतलब सब्सिडीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में भी कमी लेके आए। इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय इम्पोजिंग हायर टैक्सेस। सरकार अपने टैक्सेस को बढ़ा दे तो इससे भी क्या होगा, सरकार को बोरोइंग्स नहीं करनी पड़ेंगी। बोरोइंग्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, आरबीआई, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या और पैसा उधार ले लें। डिस इन्वेस्टमेंट, या फिर इसकी जगह हम क्या करें, अपनी सरकारी कंपनी के शेयर्स वगैरह को कंपनियों को बेच दें, एसेट्स को बेच दें। ठीक, इसके बाद फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ये इसका फॉर्मूला होता है हमारा। फिजिकल डेफिसिट जो है वो बोरोइंग्स को सिग्निफाई करता है, ये हमने पढ़ा। फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू फिजिकल डेफिसिट का सेफ लेवल जो होता है वो 5% होता है जीडीपी का। तो ये चीज़ ध्यान रखना। कैपिटल रिसिप्ट्स, ये वाला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं तो ध्यान से पढ़ना। कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग बोरोइंग्स आर नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स। मतलब जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, अगर उसमें से हम बोरोइंग्स को हटा दें तो वो जितनी भी रिसिप्ट्स बचती हैं वो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स हैं। मतलब लला यहाँ आओ, यहाँ समझो। ये जो 2 रिसिप्ट्स आपने देखी, क्या इन दोनों रिसिप्ट से हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। डिसइन्वेस्टमेंट, लाइबिलिटी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। रिकवरी ऑफ लोन, लाइबिलिटी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। उल्टा हमारी एसेट्स कम हो रही हैं। लेकिन यहाँ बोरोइंग है, यहाँ से क्या हो रहा है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो ऐसी रिसिप्ट्स जिनसे हमारी एसेट्स तो कम हो लेकिन लाइबिलिटी ना बढ़े और हमारे पास पैसा भी आ जाए, इन्हें कहते हैं नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज दे आर नॉन डेप्ट क्रिएटिंग दे डू नॉट गिव राइज टू डेप्ट। सम इसमें से कौन कौन से, रिकवरी ऑफ लोन और सेव ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक, तो ये हमारी ये होती है फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट को सही कैसे किया जा सकता है, इसके इफेक्ट्स देखेंगे पहले, फिर सही क्या करेंगे। फिजिकल डेफिसिट देश में इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब बोरोइंग्स हैं तो इन्फ्लेशनरी आएगा। लीड्स टू फॉरेन डिपेंडेंस। अब पैसा बोरो करना है, अगर हम देश के सब लोग सब जगह से बोरो कर चुके होंगे तो हमें फॉरेन से भी बोरो करना पड़ सकता है। ठीक, इट्स क्रिएट फाइनेंशियल बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन।
आज सरकार लोन ले रही है, पे भविष्य की जनरेशन को करना पड़ेगा, तो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा फ्यूचर जनरेशन के ऊपर। हायर फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। जितना ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा उससे हमारी बोरोइंग्स बढ़ेंगी, उससे क्या होगा, मनी सप्लाई देश के अंदर बढ़ेगी और इससे वेस्टफुल अननेसेसरी एक्सपेंडिचर का सरकार का भी बढ़ेगा। डेब्ट ट्रैप क्या एक सिचुएशन होती है, इसमें गवर्नमेंट फोर्स हो जाती है मनी को बोरो करने के लिए इन टू फाइनेंस इंटरेस्ट पेमेंट एंड दीज बोरोइंग्स आर ऑल्सो टू बी पेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। टू फाइनेंस दिस इंटरेस्ट गवर्नमेंट टेक्स मोर बोरोइंग एंड दिस रिपीटेड साइकिल लीड्स टू अ विशियस साइकिल एंड कॉजेज डेब्ट ट्रैप। मतलब ऐसे अभी हमने देखा हमारी सरकार को 550 रुपये की ज़रूरत है, मान लो सरकार ने IMF से 550 रुपये ले लिए। IMF कह रहा है इस पर मैं जो हूँ 55 रुपये का ब्याज लूँगा अगली साल। अब एक साल अगला साल आया, ये 55 रुपये मांग रहा है। अब सरकार है 55 रुपये है नहीं देने के लिए, सरकार ने क्या करा, RBI से कहा 55 रुपये दियो, RBI से 55 रुपये लिए, इसका ब्याज चुका दिया। RBI कह रहा है अगली साल 5.5 रुपये लूँगा ब्याज के। ये कह रहे हैं ठीक है ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला साल आया, ये कह रहा है लाओ मेरे 55, ये कह रहा है लाओ मेरे 5.5। अब इन्होंने कहा यार अब देने हैं 60.5, तो इन्होंने अब दूसरा देखा, पब्लिक से बोरो करना शुरू करा है, बॉन्ड्स वगैरह इशू करे। पब्लिक से कहा कि पब्लिक लाओ पैसा दो। बोले कितने दो, बोले एक काम करो ज़्यादा नहीं 60.5 रुपये दे दो। 60.5 रुपये मिले, ये दे दिए। इन्होंने कहा कि हम भी इसके बदले इंटरेस्ट लेंगे, कितने का, 6 रुपये का। सरकार ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें भी देंगे। अब सरकार का अगला साल आया, अगले साल के 55 इसके भी देने हैं, 6 इसके भी देने हैं, 5.5 इसके भी देने हैं, तो अब देने हैं टोटल 66.5। तो अब सरकार फिर एक बकरा ढूंढेगी जिससे इतने रुपये मिल जाए, ठीक। तो अगले साल उसके, तो ऐसे ये साइकिल चलती जाएगी। ये क्या बन जाएगा, एक डेब्ट ट्रैप क्रिएट हो जाएगा, इसमें सरकार हमारी फंस चुकी है और इससे झांके भी नहीं निकल सकती है। तो ये होता है डेब्ट ट्रैप। इसके बाद क्राउडिंग आउट क्या होता है, हाई फिजिकल डेफिसिट ड्यू टू क्राउडिंग ऑफ इफेक्ट। इससे क्राउडिंग ऑफ इफेक्ट आता है, मतलब ये एक सिचुएशन होती है व्हेन हायर बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर। मतलब सरकार जो है कमर्शियल बैंक्स वगैरह से मार्केट से पहले ही सारा पैसा उठा लेती है, उधार ले लेती है, और प्राइवेट लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर हम बात करें प्रोड्यूसर्स के लिए फंड्स बचते ही नहीं है। फाइनेंसिंग द फिजिकल डेफिसिट, हाउ टू करेक्ट फिजिकल डेफिसिट, कैसे सही किया जा सकता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इसका तरीका है, ठीक। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब सेंट्रल बैंक में फाइनेंस द गवर्नमेंट है, प्रिंटिंग मनी इक्वल टू डेफिसिट। हम नोट छाप लें जितना हमारा डेफिसिट है उसके बराबर का, ठीक। व्हेन एवर डेफिसिट अराइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक बाय गिविंग ट्रेजरी बिल्स टू द सेंट्रल बैंक, ठीक। जब भी ऐसा होता है सरकार जो है कमर्शियल RBI से पैसे लेती है, उसके बदले में ट्रेजरी बिल्स देती है, ठीक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोनेटाइजेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, इसे मोनेटाइजेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट भी कहा जाता है। वैसे आप एग्जाम में खाली यहाँ तक भी लिख के आओगे डेफिसिट फाइनेंसिंग तक, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक, सरकार लोगों से बोरो कर लेगी, बॉन्ड्स वगैरह इशू करके, डिबेंचर वगैरह इशू करके, मैंने बताया गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है सरकार, उसके थ्रू पैसा बोरो कर लेती है। इसके अलावा सरकार जो है क्या कर सकती है इसको सही करने के लिए, बोरोइंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह हो गया, यहाँ से पैसा बोरो कर सकती है। प्राइमरी डेफिसिट की इंप्लीकेशंस फिजिकल डेफिसिट की जैसे सेम होती है, ठीक। मतलब जैसे प्राइमरी डेफिसिट से क्या हो रहा था और फिजिकल डेफिसिट से क्या होता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, फॉरेन डिपेंडेंट डेब्ट ट्रैप्स, क्राउडिंग आउट। तो ये 4 पॉइंट बहुत से याद रखना कि ये हो रहे थे 4 नंबर के लिए, वही सेम टू सेम इससे होगा। रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट के बीच का डिफरेंस ये देख लेना। इसके बाद बैलेंस बजट के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि क्या, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये शो करता है कि बैलेंस बजट की गवर्नमेंट जो है उसके पास फेवरेबल फाइनेंस है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। बैलेंस बजट शो करता है कि सरकार ने अपने फाइनेंसेस का इस्तेमाल बहुत ही चालाकी से किया और कोई भी फालतू खर्चा नहीं किया। डीमेरिट्स ऑफ बैलेंस बजट, मतलब ये जो है सरकार, इसके कुछ नुकसान भी है। सरकार का फ्रीडम ऑफ एक्शन, मतलब सरकार पूरी तरीके से खर्चे नहीं कर पाती है, सरकार को डर रहता है कि ज़्यादा खर्चे करेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक। हैम्पर्स द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस रुकता है, क्योंकि लेस डेवलपमेंट इकोनॉमीज की बात करें, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सरकार के खर्चे के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और सरकार खर्चा नहीं करेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। डज नॉट ऑफर एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इससे प्रॉब्लम जो अनएम्प्लॉयमेंट की उसे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक। तो ये हमारा बैलेंस बजट हो गया, इसे बैलेंस बजट कहा जाता है। बकाया सरप्लस बजट के भी लिखे हुए हैं, डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट खत्म होगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ेगा सरप्लस बजट की वजह से। अगर हम बात करें
डिजायर्ड होता है सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन में, लीड टू लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, से लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में पहुंचते हैं। डेफिसिट बजट के मेरिट डीमेरिट दे रखे हैं कि इससे प्रोसेस तो मेरिट में डेफिसिट बजट निकल के आएगा, मतलब खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा ग्रोथ का प्रोसेस तेज होगा। वेलफेयर स्कीम सरकार ज़्यादा चला रही है, ये डिप्रेशन की सिचुएशन को ख़त्म करने में सरकार की मदद करेगी। इससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आएगी, नुकसान है, खर्चे बढ़ जाएंगे, सरकार के फालतू खर्चे होंगे, महंगाई बढ़ेगी, वेज प्राइस स्पाइरल देश के अंदर क्रिएट होगा। ठीक, तो ये हमारा इसमें आ जाता है। इसके बाद इसमें और भी कुछ आता है, हाँ इसके बाद इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें और आती हैं तो उनको भी देख लेते हैं फटाफट से। जैसे कि ये खर्चे दे रखे हैं, पूछ लेते हैं। जैसे लाइसेंस एंड कोर्ट फीस बाय गवर्नमेंट, सरकार को फीस मिली तो नॉन टैक्स रिसिप्ट हो गई, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई आपकी। तो कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट में कन्वर्ट करना है इसे। सेल ऑफ 40% शेयर डिसइन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिसिप्ट। प्रॉफिट ऑफ LIC, पब्लिक रिटर्न प्रेस के लिए तो नॉन टैक्स रिसिप्ट हो गई, डिविडेंड वगैरह मिल रहा है तो रिसिप्ट में चली जाएगी। सैलरी पेड टू आर्मी ऑफिसर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेल ऑफ 2G स्पेक्ट्रम, कैपिटल रिसिप्ट हो गई, मतलब सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम, कंपनी थी सरकार की, 2G 3G बेच दिया था तो टेलीकॉम सर्विसेज है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो बनाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेंशन पेड टू रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेड ऑन नेशनल डेप्ट, नेशनल डेप्ट के ऊपर हर साल देना पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्कॉलरशिप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डेवलपमेंट लोन्स गिवन टू भूटान गवर्नमेंट, भूटान गवर्नमेंट को लोन दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, बार बार मिलेगा, हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गई। पेमेंट रिसीव फ्रॉम अ फर्म रिफ्यूजिंग टू कंप्लाई बाय द कोर्ट ऑर्डर, फाइन्स वगैरह उस पर लगा तो ये भी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में चली जाएगी। फीस रिसीव फॉर इशूइंग ए लाइसेंस, लाइसेंस की फीस, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्स को कलेक्ट करने के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। स्पेशल असेसमेंट, नॉन टैक्स रिसिप्ट। अमाउंट बोरोड बाय द फ्रॉम USA रीपेड, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। मार्केट बोरोइंग, कैपिटल रिसिप्ट। दिस इज फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट। तो ऐसे करके आप ये इसमें दे सकते हो, तो ये आते हैं एग्जाम में, आ सकते हैं। ठीक, आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर इकोनॉमिक हैविंग अ फिजिकल डेफिसिट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट, क्या बिना रेवेन्यू डेफिसिट के फिजिकल डेफिसिट हो सकता है? देखो, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट माइनस एक्सक्लूड बोरिंग। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें इसको अलग अलग लिखें, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स, यही तो होगा, नहीं होगा, प्लस यही तो होगा, ब्रैकेट में अगर लोगे और ब्रैकेट खोल लोगे तो ये माइनस हो जाएगा। मतलब कहने का इसे ऐसे देखो, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब इसे अगर हम खोलें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक, अब इसको सीधा कर लो जरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस कैपिटल। तो ये अगर हम बात करें तो क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। यहाँ क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमी में बिना रेवेन्यू डेफिसिट के क्या कैपिटल डेफिसिट हो सकता है, कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट ना निकल के आए, रेवेन्यू डेफिसिट ना निकलने का मतलब मान लो ये 100 है और ये 50 है, मैं फिगर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं हम यहाँ पे 100 है और कैपिटल रिसिप्ट्स मान लेते हैं हम जो है वो हमारे पास 20 की हैं। तो क्या ऐसा होगा, तो ये तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो रेवेन्यू डेफिसिट निकल के नहीं आ रहा है, माइनस का 50 माइनस का 20 100, तब भी अगर तुम ध्यान से देखो 30 का फिजिकल डेफिसिट निकल के आ गया, तो हाँ होगा। तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे इसकी मदद से। ऐसे ही फिजिकल डेफिसिट ऑलवेज स्टेशनरी डिपेंड और रिफ्यूट, क्या फिजिकल डेफिसिट से हमेशा इन्फ्लेशन फैलेगा? आई रिफ्यूट, इसको हम मना करेंगे। क्यों? फिजिकल डेफिसिट इज ऑलवेज इन्फ्लेशनरी नहीं होगा। ऐसे फिजिकल डेफिसिट से तो बोरोइंग करेंगे, अननेसेसरी खर्चे होंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन राइजिंग बोरोइंग लीड्स टू अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। ठीक, महंगाई खाली तभी बढ़ेगी जब अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होगा, बट व्हेन गवर्नमेंट डज नॉट इनकर एनी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, लेकिन अगर सरकार फालतू कोई खर्चा करेगी नहीं तो इससे महंगाई नहीं होगी। तो ये पॉइंट आपको इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इज़ इट पॉसिबल टू इकोनॉमी हैव RD विदाउट FD? RD हो सकता है क्या FD के बिना? मतलब फिजिकल डेफिसिट नहीं है, तो ये 100 मान ली, हमने 900 मान ली, ठीक है। ये 500 माइनस 400 सेम सिचुएशन में पहुंच गया, तो यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट है 100 का, और रेवेन्यू डेफिसिट 100 का हो गया, ठीक है। तो इसे प्लस करो, 1300 हो गया, इसे हो गया हमारा 600, तो यहाँ पे सरप्लस, तो फिजिकल डेफिसिट नहीं होगा। इसको सेम एग्जांपल के तौर पे चिपका आना, ठीक। तो ये हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस उम्मीद है कि अब आ सकते हैं, ये पहले नहीं आए हैं, लेकिन हाँ इसमें के पूछे जा सकते हैं, मुझे ये पूरी उम्मीद है।
तो अब इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको बजट के ऊपर हमसे पीछे क्या क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस में। तो प्रीवियस ईयर में सबसे पहले अगर मैं 3 नंबर पे आऊँ तो देखो आपको साफ साफ से क्लियर यहाँ पे मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस। जैसे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में 2023-2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, दे रखा है। इसके बाद अगर आप देखोगे 2011 में भी पूछा गया है, ठीक है। क्लासीफाइंग टैक्सेस का 2017 में आया है, ठीक है। इसके बाद दे रखा है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स बताओ टैक्स, ठीक है। इन द कॉन्सेप्ट बाय गवर्नमेंट बजट एंड बाय द फॉलोइंग रेवेन्यू रिसिप्ट, ये टैक्स ये सरकार की कैपिटल क्यों है ये भी बताना है। ये आया है कि ये चीज़ें जो है कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट्स है इसमें कि इस पे क्या आए हैं। इसके अलावा यहाँ देख सकते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस पूछा है 2013 में, 2010 में, 2012 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स का डिफरेंस पूछा गया है, वहाँ एक्सपेंडिचर का पूछा गया है 2013-10 में और यहाँ 11-12 में, ठीक। इसके बाद दे रखा है एक्सपेंड किस बेसिस पे किया जाता है, तो यहाँ बेसिस बताना है आपको। ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं 2011 में पूछा गया है, तीनों ऑब्जेक्टिव्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस तरीके से क्लासीफाई होगा कैपिटल और रेवेन्यू में, तो ये बस यहाँ पे बता देना है, 2011 में पूछा गया है। 4 नंबर में अगर बात करें रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पूछा गया है, या एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के नाम से भी पूछा जाता है। टैक्सेशन जो है इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम कैसे दूर करेगा, यहाँ ये बताना है। यहाँ ये पूछा है कैपिटल रिसिप्ट डिफरेंस कैसे होंगी रेवेन्यू रिसिप्ट से। 2019 में देखो यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, या तो ऑब्जेक्टिव से आए हैं या इनके बीच के डिफरेंस आए हैं, ठीक है। तो कैसे डिफरेंस दे रखा है, ये सब देखो डिफरेंस में दे रखे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव दे रखा है यहाँ पे, ठीक। ये वही कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे क्लासीफाई करा जाता है ये पूछा गया है यहाँ पे। से सब वही है, रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच का डिफरेंशिएशन पूछा गया है। यहाँ पे भी देखो इनडायरेक्ट टैक्स और रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल का डिफरेंस पूछा गया है, ये पूछा गया है। एक ये क्वेश्चन बढ़िया, यहाँ पे देखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने फ्री मेडिसिन दी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी को, तो इससे क्या बताओ कि कैसे जो है आई डिस्कस द नेचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का ये नेचर कौन सा है ये बताना है, तो आपको ये रेवेन्यू नेचर हो गया, ठीक। इससे कोई एसेट्स नहीं हो रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, यहाँ यही लिखना है। देखो यहाँ लिखा भी है कि ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बस इस तरीके से देना। ये क्वेश्चन एक बढ़िया आया है। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ दे रखा है सरकार के पास कौन सा पैसा कहाँ से आता है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया कैटेगराइज द एक ही नॉन टैक्स और टैक्स में करो, तो ये हमारा नॉन टैक्स हो जाएगा, ये टैक्स है, ये सेल्स टैक्स एंड ये टैक्स, ये टैक्स आ जाएगा। मोटर व्हीकल लाइसेंस फी ये नॉन टैक्स हो जाएगा हमारा, ये टैक्स हो जाएगा, ये टैक्स हो जाएगा, तो ये हमारा चला गया। फिर ऐसे ही नॉन टैक्स में हो गया क्लासीफाई। दूसरा दे रखा है गवर्नमेंट स्टार्ट स्पेंडिंग मोर ऑन फ्री सर्विस एजुकेशन और हेल्थ वगैरह पे प्रोवाइड कर रही है। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के इनइक्वालिटीज़ टू इनकम का ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करो। देखो ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट ही पूछा गया है 6 नंबर के अंदर, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पूछा गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस पूछा गया है, रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट्स का डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं, रीएलोकेशन, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट बजट, इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब यही हो गए एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह, ये कंपोनेंट्स होते हैं बजट के, ठीक। अगर एक्सप्लेन करने को आए, देखो यहाँ पे री एग्जाम 2018 में भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत पूछे गए हैं, बार पूछे गए हैं, तो ये अच्छे से याद कर लेना। गवर्नमेंट बजट, ठीक है, हाउ एक्सप्लेन सब्सिडी एंड इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का ऑब्जेक्टिव पूछा है, कैसे असर डालता है ये इसके ऊपर, ठीक है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। देखो ये तरीके के क्वेश्चंस आपके इसमें बार पूछे गए हैं। अब डेफिसिट के ऊपर देख लेते हैं, जो दूसरा टॉपिक मैंने डेफिसिट कराया था, तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर ये दे रखा है, तो इसके ऊपर बस खाली डाटा लिख देना है कि फिजिकल डेफिसिट 2020 में अगर हम देखें तो यहाँ डाटा दे रखा है हमें 2020 का, ये वाला दे रखा है 2020 में 10.8% था, जो कि 2019 में हमारा जो बढ़ के कितना हो गया, इतना हो गया। जो पहले कितना था इतना था, फिर बाद में ये कम होकर इतना हो गया, बस इतना लिखना है। वैसे तीनों के बारे में लिख देना है, प्राइमरी डेफिसिट के बारे में भी लिखना है, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है इसके अंदर ग्राफ के अंदर, और फिर यहाँ पे ये बस एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के बीच का डिफरेंस पूछा है, ये मैंने बताया, जरूर अच्छे से पढ़ लेना। फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट का अगर कहीं ना मिले तो यहाँ पढ़ लेना। ये टोटल ये डेफिनेशन हो गई कि रेवेन्यू रिसिप्ट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स होता है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक। ये इंडिकेटर जो होता है टोटल बोरोइंग्स नीड पता है गवर्नमेंट सरकार को कितना पैसा चाहिए सरकार के, मतलब लोन्स वगैरह सरकार को चाहिए नहीं चाहिए ये बताता है। अराइजेज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बेसिस पे होता है, ये सरकार का जो होता है कि सरकार के रिसिप्ट्स कम पड़ जाती हैं तब पाता है। नेचर इन्फ्लेशनरी नेचर में होता है, ये नीड्स टू बी इन्फ्लेशनरी, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये भी इन्फ्लेशन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। नीड नॉट टू मतलब जरूरी नहीं है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़े, हमने पीछे पढ़ा था फिजिकल डेफिसिट, जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़े ही बढ़े, अगर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होगा तो ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक। इंप्लीकेशंस पूछी गई हैं देखो रेवेन्यू डेफिसिट की, तो अच्छे से पढ़ लेना ये।
ठीक, यहाँ पे भी यही पूछा गया है, एक्सप्लेन रेवेन्यू डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस, इंडिकेट मतलब क्या इफेक्ट डालता है, फिजिकल डेफिसिट क्या इंडिकेट डालता है। ठीक, फिर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, ये डिफरेंसेस पूछे गए हैं 6 नंबर के, देख लो। ठीक, ये केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये इसमें के क्वेश्चन है। केस बेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बस ये पहला दिखा देता हूँ, उसमें कुछ है नहीं, जैसे बस कैलकुलेट करना है। एक बार इसको करके देखना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे पूरा सॉल्व करके देखना। ठीक, ऊपर नीचे करके दिखा देता हूँ मैं, देखो ये है और ये है, 2 पार्ट्स में स्क्रीनशॉट लेना है इसके और इसे करके देखना, ऐसे इधर से और इधर से। कोई समस्या आए तो मुझसे पूछ लेना। वैसे तो यहाँ पे ये पूरी कवर हो गई होगी जहाँ तक है, ऐसे ही इसमें भी। ठीक है, तो ये हमारे पूरे अगर बात की जाए तो क्वेश्चन हैं, ये आपको कर लेने हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे बजट का जो होता है आपका फिनिश हो जाता है।